दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह अपने सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य और शालीन रहा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता मनमोहन सिंह को लगातार मौन प्रधानमंत्री कहकर उन पर हमला बोलते थे, उनके विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। लेकिन इस सौम्य प्रधानमंत्री ने मौन रहकर ही इतने बड़े काम कर दिए, इतने महान काम कर दिए जो बड़बोले राजनेता नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह के काम आज भी बड़बोले राजनेताओं पर भारी पड़ते हैं। मनमोहन सिंह ने यह भी दिखा दिया कि ज़्यादा बोलकर हम अपनी राजनीति तो चमका सकते हैं, ज़्यादा बोलकर हम अपनी राजनीति तो कर सकते हैं लेकिन देश नहीं चमका सकते। केवल विकास के नारे लगाकर, केवल विकास विकास चिल्लाकर देश नहीं चमकाया जा सकता। यह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बता दिया। बड़े बड़े भवन बना देना और चौड़ी चौड़ी सड़कें बना देना देश बना देना नहीं है। बड़े बड़े भवन बनाकर, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाकर ही देश नहीं बनता है। देश को सच्चे अर्थों में बनाने के लिए, देश को सच्चे अर्थों में चमकाने के लिए देश की आत्मा को भी चमकाना होता है, देश की आत्मा में भी ऊर्जा भरनी होती है। मनमोहन सिंह ने सही अर्थों में देश की आत्मा चमकाने की कोशिश की। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इतने सौम्य और शालीन प्रधानमंत्री पर ओछी राजनीति के तहत कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन मनमोहन सिंह और उनका मासूम चेहरा लगातार यह गवाही देता रहा कि उनका दिल साफ है। मनमोहन सिंह का सौम्य चेहरा लगातार यह कहता रहा कि वो साफ दिल हैं। मनमोहन सिंह का दिल साफ था, इसीलिए उन्होंने 1984 के सिख दंगों के लिए संसद में माफ़ी भी मांगी थी। 1984 में हुए सिख दंगों में लगभग 3000 सिख मारे गए थे। मनमोहन सिंह दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में भी लगातार सोचते रहते थे। इन लोगों के बारे में भी वो लगातार चिंतित रहते थे। कुछ समय पहले भाजपा ने यह भ्रम फैलाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समाज में काफ़ी भ्रम फैलाए और उनके विरोध में बड़ी बड़ी बातें भी कही गई। दरअसल मनमोहन सिंह के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। यह 18 साल पहले का बयान है। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने एक संगोष्ठी में, एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके और उन्हें विकास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके।
इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। यह बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कही इस बात पर काफ़ी बड़ा भ्रम फैलाया समाज में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान को ऐसे दिखाया गया, मनमोहन सिंह के बयान को ऐसे प्रस्तुत किया गया कि जैसे उन्होंने कहा है कि देश के संसाधनों पर, देश के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है। जब मनमोहन सिंह का भाव स्पष्ट था और उनका भाव यह था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी अल्पसंख्यक, विशेषतः मुसलमान, बहुसंख्यकों के सामने किसी न किसी रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो संख्या के आधार पर पिछड़े हुए हों या फिर वो और तरह से पिछड़े हुए हों, लेकिन वो बहुसंख्यकों के सामने पिछड़े हुए हैं, चाहे वो रिसोर्सेज के आधार पर पिछड़े हुए हों। इसलिए उनके उत्थान के लिए उन्हें संसाधनों को इस्तेमाल करने का, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का पहला अवसर दिया जाना चाहिए। यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाव था, लेकिन उनके इस भाव को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया। दोस्तों, बिना दिखावे के खामोशी से काम करना डॉक्टर मनमोहन सिंह की आदत में शुमार था। भारत के आर्थिक सुधारों का श्रेय मनमोहन सिंह जी को ही जाता है। प्रधानमंत्री और उससे पहले वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई साहसिक फैसले लिए। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल निश्चित रूप से काफ़ी विवादित रहा, उस पर काफ़ी विवाद हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उन विवादों को चर्चित करने की पूरी कोशिश की। इस दौरान उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। इन्हीं आरोपों की वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी समेत कई राजनीतिक एवं उद्योग जगत की हस्तियों को भी जेल जाना पड़ा था। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा पर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस बहुत कम कीमत पर बेचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन 21 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली की विशेष अदालत ने इस मामले की गहन जांच और CBI की दलीलें सुनने के बाद मुख्य आरोपी ए राजा और कनिमोझी समेत कई आरोपियों को बरी कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। इस तथाकथित घोटाले के कारण मनमोहन सिंह की सरकार की काफ़ी बदनामी हुई थी, काफ़ी किरकिरी हुई थी और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। इसका सीधा सा अर्थ है कि जानबूझकर सौम्य और शालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। दोस्तों, 1991 में जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुद्रा संकट से जूझ रही थी, तब वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त करना शुरू किया था। इसी कारण से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और वृद्धि दर तेज हुई। मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल किसानों की कर्ज माफ़ी, मनरेगा और RTI के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा और विशेष रूप से यह साल जाना जाएगा। अपने इसी कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारा। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर परमाणु परीक्षण की वजह से अनेक तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। मनमोहन सिंह ने 2008 में अमेरिका से परमाणु संधि के लिए अपनी सरकार की भी परवाह नहीं की, अपनी सरकार की भी चिंता नहीं की। इस संधि को सफल बनाकर उन्होंने दोनों देशों के बीच पैदा हो चुकी दरार को भरने का काम भी किया और यह कोशिश की कि दोनों
देशों के बीच जो दरार पैदा हुई है वो कम हो। जब 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उस समय भारत कर्ज में डूबा हुआ था। यह महसूस हो रहा था कि भारत तय सीमा तक, तय तारीख तक विदेशी कर्ज नहीं चुका पाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने कई तरह के सुधार किए। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया और भारत की इज्जत बच गई, भारत का सम्मान बच गया। नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, इस घोषणा के कारण प्रचलन में रही भारत की काफ़ी मुद्रा अवैध घोषित कर दी गई। उस समय मनमोहन सिंह ने कहा था कि इससे संगठित लूट को बढ़ावा मिलेगा। उनकी यह भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सही साबित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आपने ऑक्सफोर्ड से डी.फिल किया। कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उन्हें कई तरह की आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा। उन्हें आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, कभी एक्सीडेंटल पीएम कहा गया, तो कभी दरबारी प्राइम मिनिस्टर, दरबारी पीएम भी कहा गया। उन्होंने चुपचाप सब सहते और सब सुनते हुए भी वो अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। वे हमेशा शांत रहकर अपने देश के लिए बेहतर करने का प्रयास करते रहे। मनमोहन सिंह राजनीतिक इंसान नहीं थे, इसलिए उन्हें राजनीति के दांव पेच नहीं आते थे। उन्होंने हमेशा मीडिया का सामना किया और धैर्यपूर्वक मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी महीने में कहा था कि इतिहास उनके प्रति वर्तमान मीडिया की तुलना में ज़्यादा उदार होगा। उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस वार्ता में भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं कमज़ोर प्रधानमंत्री हूं। निश्चित रूप से मनमोहन सिंह कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं थे। उनकी शालीनता और धैर्य यह बताता है कि वे कितने मजबूत प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनसे यह सीख लें कि धैर्य और शालीनता के साथ भी देश के मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं और कुटिल राजनीति से दूर रहकर ही भारत का असली विकास हो सकता है। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।